तो पिछली क्लास में हम लोग कंडक्शन स्टार्ट किए थे, हीट ट्रांसफर स्टार्ट किए थे, उसमें कंडक्शन हम लोगों ने शुरू किया था। और आज हम लोग वही जो जहाँ से रुके थे टेम्परेचर ग्रेडियंट हमने किया था, बट देन वी विल स्टार्ट विद टेम्परेचर ग्रेडियंट जिससे कंटिन्यूटी बना रहे। और फिर उसके आगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन करने की कोशिश करेंगे, आज खत्म करने की कोशिश करेंगे इसे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, बट या विल स्टार्ट विथ हियर ओनली। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो हमेशा हमें पता है हीट क्या होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करेगा। तो T1 से T2 की तरफ फ्लो करेगा, जहां T1 क्या है, T2 से बड़ा है। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होगा। सो हीट ट्रांसफर विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन। ठीक है। Now, if we consider a metallic rod having T and T minus delta T as the temperature of two isothermal surfaces which are at distance of delta x from each other, मतलब हमारे पास एक ये है ना, ये एक रीजन हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर, इस एंड पे टेम्परेचर T है और दूसरे वाले एंड पे T माइनस डेल्टा T है, मतलब बेसिकली लेस देन दिस, तभी तो हायर टू लोअर हीट ट्रेवल करेगा। एंड ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एंड्स इज डेल्टा एक्स। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? टोटल चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी और लेंथ डेल्टा एक्स है। टू चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन ये बताता है कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है लेंथ के हिसाब से अगर हम आगे जा रहे हैं। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज माइनस ऑफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। Second, the negative sign indicates that temperature decreases with decrease in the direction of heat flow. ठीक है। नेगेटिव साइन क्या करता है कि जो हीट फ्लो के डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ये शो करता है। फॉर यूनिफॉर्म टेम्परेचर फॉल, अगर यहाँ से इस एंड तक यूनिफॉर्म टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो टोटल टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ दिस होल कंडक्टर इज will give you the uniform, if there is a uniform temperature fall, this is the temperature gradient basically. So SI unit of temperature gradient is Kelvin per meter or degree Celsius per meter. Its dimensional formula is given by L minus 1 and K. K stands for temperature Kelvin और per meter है, तो इसीलिए लेंथ को उसको लेंथ रेज टू द पावर माइनस 1, लेंथ का डायमेंशन -1 यहाँ पे लिखा है। Now, law of heat transfer by conduction and thermal conductivity. So, consider a rod of length L and area of cross section A, whose faces are maintained at temperature T1 and T2. तो हमारे पास दो एंड है, एक एंड पे टेम्परेचर T1 है, दूसरे पे टेम्परेचर T2 है। सपोज स्टेडी स्टेट हैज बीन अचीव्ड एंड द कर्व सरफेस ऑफ रॉड इज केप्ट इंसुलेटेड। मतलब ये वाला जो पूरा सरफेस है ये इंसुलेटेड है, मतलब हीट इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में नहीं होगा। हीट हमेशा जो ट्रैवल करेगा वो उसमें लैटरल डायरेक्शन में होगा टुवर्ड्स इट्स लेंथ। सो हीट करंट, ठीक है। सो हीट करंट, अच्छा सपोज हाँ, हीट करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the given cross section. So if Q is the heat crossing any cross section on time in time t, तो टोटल हीट जो ट्रांसफर हो रहा है, मान लो Q है, कितने टाइम में? T टाइम में। तो हमारा जो हीट करंट होगा, द हीट करंट इज गिवन बाय H इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो इन स्टेडी स्टेट rate of flow of heat is given by H is equal to Q upon T, that is Ka T1 minus T2 upon L, right? So this is rate of flow of heat. Now, so ये जो K है, this is basically thermal conductivity, ये अभी हम लोग देखेंगे। So Q upon T है, और जब हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर डिफरेंस, मान लो जो करंट से कंपेयर करो, I is equal to potential difference by resistance, I is equal to V by R।
तो यहाँ पे इसी को लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल बाय के, इस के को नीचे लेके आ जाएंगे तो एल बाय के हो गया। ये बेसिकली क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द हीट करंट। ठीक है, तो ये भी रेजिस्टेंस हो गया, बट रेजिस्टेंस फॉर हीट करंट जो फ्लो कर रहा है। सो ग्राफ बिलो शोज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ लेंथ ऑफ होमोजीनियस रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। सो यहाँ पे देखो टेम्परेचर और लेंथ के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा टेम्परेचर जो है घटता जाएगा। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स यू टेम्परेचर ग्रेडियंट, T1 minus T2 by L is temperature gradient. Coefficient of thermal conductivity, so coefficient of thermal conductivity, so constant of proportionality K is called coefficient of thermal conductivity of rod. SI unit of K is this, so CGS unit of K is calorie per second per centimeter per degree Celsius. Dimension of K are given by, यहाँ पे जो इसका जो dimension होगा you can find it out. So it is the measure of ability of a substance to conduct heat through it. The magnitude of K and conductivity, coefficient of thermal conductivity depends on nature of material and not on dimension of rod. तो nature of material पे किस चीज से material बना हुआ उस पे depend करेगा, और it does not depend on the dimension of the rod. Next point is, in case of homogeneous substance or objects with variable cross section, we can define heat current across an infinitesimally small cross section of thickness dx. तो ये हमारा जो है small thickness dx है, इसके about हम लोग heat current को जो define करेंगे, तो consider a metallic rod in which heat is flowing from one end to the other. We assume two isothermal surfaces at a distance x and x plus dx. तो एक isothermal surface ये है, दूसरा isothermal surface ये है x plus dx पे, having temperature T and T minus delta T. यहाँ पे temperature T है, यहाँ temperature T minus delta T है, dt है, temperature gradient is minus dT by dx, h is equal to dq by dt, यहाँ पे replace कर लें तो Ka minus dt by dx हो गया. So important points regarding conduction. So substances in which heat flows quickly and easily are known as good conductors of heat and have high value of thermal conductivity. Similarly, metals are good conductor of heat due to presence of large number of free electrons. Substances which do not permit easy flow of heat are called bad conductors. They possess low thermal conductivity due to very few free electrons. The thermal conductivity of pure metals decreases with rise in temperature, but for alloys, thermal conductivity increases with increase of temperature. Human body is a bad conductor of heat. Okay. Now, applications of thermal conductivity. First is that cooking utensils are made up of metals, but its handles are made up of bad conductor, such as wood, ebonite, etc. The coefficient of thermal conductivity of metal is very high, whereas coefficient of thermal conductivity of wood or ebonite is very low, because they are bad conductors. So this because they are bad conductors of heat. So the utensil will conduct heat, but the handle will not conduct it. Thus, heat energy cannot reach our hands, and we can hold the utensil safely at the time of cooking. Similarly, wool contains air in its pores. तो वुलन क्लोथ हम लोग इसलिए पहनते हैं कि मतलब जो एयर है जो पोर्स में, दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड दैट्स व्हाई आवर हीट व्हिच इज does not flow out from our body outside. So air and wool both are bad conductors of heat. So both air and wool do not permit heat to be conducted away from the body. So the woolen clothes keep us warm, and hence we wear woolen clothes in winter. Similarly, mica is a bad conductor of electricity but good conductor of heat, and that's why it is used in electric iron. The coil of electric iron is coated with mica. So when electric current passes through the coil, it gets heated,
Mica coating will prevent electric current but will allow heat to pass through it. Hence, clothes can be ironed by the heat of electric iron. Now, fourth is stainless steel and copper. Both are good conductors of heat. The coefficient of thermal conductivity of copper is much better than stainless steel. So, the bottom, which is of copper, will conduct heat uniformly and become hot faster than the stainless steel. So, this reduces time for cooking as well as saves heat energy and fuel. Next is the two layers of cloth used to cover the body, retain body heat better than a single layer of cloth. Again, because air layer जो बीच में रहेगा, that is a bad conductor, so it does not allow body heat to go outside, right? Sixth one is beaker cracks when hot water is poured in it. That is because because the glass from which the beaker is made is a poor conductor of heat. So glass being a bad conductor of heat, this heat is not carried to the outer surface. तो अगर हम लोगों ने गर्म पानी रखा उसमें तो it is not carried to the outer surface. So uneven expansion होगा. Inner surface tries to expand and the outer surface does not expand because it is colder, right? So that's why the beakers crack. So because of this uneven expansion, the beakers crack. In summer, ice is packed in sawdust. Again, sawdust is a bad conductor of heat and does not allow heat from outside to enter the ice. Therefore, ice does not melt so rapidly. Hence, in summer, ice is packed in sawdust. Similarly, in winters, birds often swell their feathers, है ना, जिससे कि air जो उसके अंदर रहता है, it is a poor conductor of heat, does not allow the flow of heat from the body of the bird to the cold surrounding. थर्मल रेजिस्टेंस, अब वही जो हम लोग बात कर रहे थे, जो हीट करंट है, सो हीट करंट H, जिसको कि हम लोग dq अपॉन dt भी लिख सकते हैं. सो हीट करंट H इज इक्वल टू K इंटू A T1 माइनस T2 बाय L. इसको हम लोग T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L बाय K भी कह सकते हैं. L बाय K इज बेसिकली थर्मल रेजिस्टेंस. तो थर्मल करंट के फ्लो को जो रोकता है उसको थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं. वो क्या हो गया? L बाय K. के कंडक्टिविटी है. सेम चीज देखो, रो एल बाय ए. रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी. ये कंडक्टिविटी है, तो इसीलिए 1/k इज रो. तो रो एल बाय ए याद रखोगे तो उसी से आ जाएगा. एल बाय के इज थर्मल रेजिस्टेंस. सो in electricity, electric current is given by V1 minus V2 by R. In heat, it will be given by T1 minus T2 by R. So this is thermal resistance. Okay, जिसको हम लोग RH से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So where V1 minus V2 is the potential difference across the resistance, if we compare equation 1 with equation 2, so अगर हम इन दोनों को compare करते हैं, equation 1 और equation 2 को, we find L by K is a type of resistance and is called thermal resistance. So thermal resistance is given by RH, that is L upon K. So temperature difference is analogous to potential difference in electricity. SI unit of, ठीक है, SI unit of RH is K stands for Kelvin per. Now, temperature of a section of rod at a distance x. तो अगर हम लोग को ये देखो, यहाँ पे हम लोग ने रेजिस्टेंस निकाला, थर्मल रेजिस्टेंस. अगर हमें टेम्परेचर किसी डिस्टेंस x पे निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? तो हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर पता है, उसको उससे हम लोग x डिस्टेंस पे जो भी टेम्परेचर है वो हम लोग निकाल सकते हैं. सो कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and thermal conductivity K. At steady state, let T1 is the temperature of the left end and T2 is the temperature of the right end. तो ये लेफ्ट एंड का टेम्परेचर हो गया, राइट एंड का टेम्परेचर हो गया, with T1 greater than T2. So T1 higher temperature to lower temperature, so T1 is greater than T2. If T is the temperature of the section under consideration, then heat current through AB
will be equal to heat current through BC. तो ये जो इसमें जो करंट है उतना ही इसमें करंट है. तो हायर T1 minus T upon X into Ka. तो Ka T1 minus T2 upon X is equal to जो हीट करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है सेम हीट करंट यहाँ भी फ्लो करेगा Ka into T minus T2 by L minus X, right? So आफ्टर सॉल्विंग इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं और t का वैल्यू निकालते हैं तो t इज इक्वल टू T1 minus T2 by L into X. So this is the temperature. Now above equation represents a straight line between T and S, T and X with negative slope. So the temperature of the rod falls linearly from T1 to T2 in a distance L, right? Now combination of straight rods. So series combination. So suppose n number of rods each of cross sectional area A and length L1, L2, L3, Ln and conductivity is K1 to Kn are placed in series. So in this case thermal resistance, equivalent thermal resistance is given by R1, R2, R3 up to Rn. तो अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होगा तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस. हीट करंट जो इसमें हीट करंट जा रहा है सीरीज में कनेक्टेड है तो H इज इक्वल टू Q by 2 इज H1 Q by T is H1 is equal to H2 is equal to T1 minus T2 by RH. ठीक है. Now equivalent thermal conductivity we know that ये thermal resistance is R1 plus R2 plus R3 up to Rn. So thermal conductivity अब देखो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि L1 plus L2 plus Ln by K is equal to L1 by K1A. तो यहाँ पे RS नेट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं सम ऑफ ऑल दिस लेंथ. तो L1 plus L2 plus Ln divided by K, right? So this will give us the value RH is equal to R1 का वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं. तो दिस इज L1 by K1A, L2 by K2A and Ln by Kna. तो ये इसको अगर हम लोग ऐड करके K का वैल्यू निकालेंगे तो K इज व्हाट द इक्विवेलेंट. तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. इन दोनों को सॉल्व करेंगे so L1 plus L2 plus L3 plus Ln divided by L1 by K1 L2 by K2. Basically we are dividing दिस होल थिंग. K का वैल्यू निकालना है इस दोनों को इक्वेट करके A को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं दोनों में से. A कैंसिल करने के बाद हम लोग जो K का वैल्यू निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और K का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ K. सो दिस इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है. सो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रॉड्स विच आर ज्वाइंड इन सीरीज. अगर ये दो रॉड को ज्वाइन कर रहे हैं फॉर टू रॉड्स है ना. सो दिस इज इक्वल टू टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ है तो ये L और L दोनों हो जाएगा. बेसिकली L प्लस L डिवाइडेड बाय L बाय K1 L बाय K2 2L बाय L कॉमन ले लोगे K1 प्लस K2 बाय K1 K2. LL कैंसिल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2. So twice of K1 K2 divided by K1 plus K2. Now parallel combination. So suppose n number of rods or slabs each of length L and area of cross section and thermal conductivities are placed in contact. राइट. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो जो टोटल हीट होगा दैट विल बी हीट करंट. इन सब के हीट करंट को ऐड करेंगे तो टोटल हीट निकलेगा. सो H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस Hn तक. राइट. सो अब यहाँ पे H इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय RH और इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय R1 T1 माइनस प्लस T1 माइनस T2 बाय R2 ऐसे निकालेंगे. T1 माइनस T2 दोनों तरफ कैंसिल हो गया
तो 1 by RH is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by Rn. तो सीरीज में हम लोग रेजिस्टेंसेस ऐड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। और तुमको ये याद रखना है कि R जो हीट करंट जो फ्लो कर रहा है उसका जो R है, दिस इज L अपॉन K. Is it clear? Yes. Now heat current, यहाँ पे H1 is equal to T1 minus T2 by R1, H2 is T1 minus T2 by R2 and so on, और H is equal to this equivalent thermal conductivity. वही सेम चीज बता रहा है, पैरेलल में जब कनेक्टेड है तो 1 by RH is this 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by Rn, और 1 by L divided by this, तो ये हमारा जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K होगा, दैट इज K1 A1 plus K2 A2 plus Kn An divided by A1 plus A2 plus An. So this is equivalent thermal conductivity when the conductors are connected in parallel. And similarly for two slabs, अगर दो ही conductor connected तो K1 A1 plus K2 A2 divided by A1 plus A2. Now comparison of heat conduction with electrical conduction. So electrical conduction के electric charge flows from higher potential to lower potential. Here heat flows from higher temperature to lower temperature. Second, the rate of flow of charge is called electric current, and rate of flow of heat is called as heat current. By Ohm's law, I is equal to V1 minus V2 by R, and यहाँ पे heat current is T1 minus T2 by RH. The electric resistance is given by rho L by A or L by sigma A, and this thermal resistance is given by L by K. ठीक है, सिग्मा वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और यहाँ पे K जो है थर्मल कंडक्टिविटी है कंडक्टर का. Now let us do this question. One end of a uniform brass rod, 20 centimeter long and 10 centimeter square cross-sectional area, is kept at 100 degrees Celsius. The other end is in perfect thermal contact with another rod of identical cross section and length 10 centimeter. Okay. And length 10 centimeter. The free end of this rod is kept in melting ice. So when the composite rod is well lagged and steady state has been reached, it is found that 360 gram of ice melt per hour. Now calculate the temperature of. एक मिनट बच्चों. So free end of this rod is kept in melting ice. Melting ice मतलब 0 degree पे है free end, ठीक है. And then the composite rod is well lagged and a steady state has been reached. It is found that 360 gram of ice melts per hour. Calculate the temperature of the joint and thermal conductivity of the rod. ठीक है. So इसमें ना सबसे पहले तो हम लोग so दो रॉड है, दोनों का अलग अलग क्रॉस सेक्शन है. So one end of a uniform brass rod. So ये वाला brass का बना हुआ है, इसका जो लेंथ L1 है, this is 20 centimeter,
long and area is 10 centimeter square. A is equal to 10 centimeter square. Cross-sectional area is kept at 100 degrees Celsius. So this end is kept at 100 degrees Celsius. The other end is in perfect thermal contact with another rod of identical cross-section and length 10 centimeter. इसका जो length है, this is equal to 10 centimeter. The free end of this rod is kept in melting ice. So that means this is at 0 degree Celsius. And then the composite rod is well lagged. मतलब इसके जो ये जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, उससे कोई भी जो हीट जो है बाहर रेडिएट नहीं हो रहा है. ठीक है. So it is well lagged and steady state has been reached. It is found that 360 gram of ice melt per hour. So यहाँ पे जो ice है 360 gram of ice melts per hour. Now calculate the temperature of joint and thermal conductivity of the rod. तो मान लो temperature of the joint is T. ठीक है. So जो heat current यहाँ flow करेगा वही heat current यहाँ flow करेगा. ठीक है. So अदर रॉड का मटेरियल हमको नहीं पता है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 निकालना है. इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है. राइट. नाउ heat current flowing in first rod is equal to heat current flowing in second rod. First rod में जो heat current होगा that is T1 minus T, ये इसको T1 मान रहा है और यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको T2 मान रहा है. So T1 minus T L by K. ठीक है. So T1 minus T2 K1A by L1 is equal to K2A T minus T2 divided by L2. अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं. K1 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है ना, 0.25. ठीक है. इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रखते हैं क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है. CGS यूनिट में ही रखते हैं सारा यूनिट्स. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर into T1 minus T, 100 minus T divided by L1 is 20 centimeter is equal to K2 हमें निकालना है into 10 centimeter T minus 0 divided by 10. 10 और 10 कैंसिल हो गया. 10 2s are 25 minus 0.25 T is equal to 2 K2 into T. फर्स्ट इक्वेशन. उसके अलावा या इसको अभी यहीं पे रहने देते हैं. इसको सॉल्व अभी नहीं करते हैं, है ना. यहाँ पे
अब हमारे पास दिया हुआ है कि जो ये हीट करंट है वो पहले निकाल लेते हैं, कितना हीट फ्लो कर रहा है, राइट। सो 360 ग्राम पर आवर है, राइट, इसको जो मेल्ट कर रहा है। तो हीट करंट, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड Q by T, so 80 कैलोरी पर ग्राम है, 80 इंटू 360 है ना, 80 इंटू 360 कैलोरीज हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम, 1 आवर में कितना हो जाता है, 3600 सेकेंड्स हो जाता है, ठीक है। सो दिस विल गिव अस 360 और ये 10 टाइम्स हो गया, 0 0 कट गया, 8 कैलोरी पर सेकेंड हो गया, ये हीट करंट का वैल्यू हो गया। अब इसको किसी में भी पुट कर लेते हैं और उससे निकाल लेते हैं। पहले वाले में पुट करेंगे, सो इसको अभी रहने दो। यहां से हम लोग पहले वाले में अगर पुट करते हैं तो 0.25 इंटू 10 इंटू 100 माइनस t बाय 20 इज इक्वल टू 8। 25 माइनस 25 minus 0.25 t is equal to 16. 9 is equal to 0.25 t. So t is equal to 9 divided by 0.25. That is 36 degrees Celsius. So टेम्परेचर निकल गया। अब हम लोग ये k निकाल सकते हैं, सेम चीज, इसको इक्वेट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन होगा K2 इंटू 10, t मतलब 36 माइनस 0 divided by 10 is equal to 8. ये कैंसिल हो गया। So K2 is equal to 8 upon 36. So K2 is equal to 8 upon 36. 0.22 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Now next है 3 cylindrical rods A, B and C of equal lengths and equal diameters are joined in series as shown in the following figure. Their thermal conductivities are excuse me, their thermal conductivities are 2K, K and 0.5 K. ठीक है। In the steady state, if the free end of the rod A and C are at 100 and 0 degree Celsius, तो ये 100 degree Celsius पे है और ये 0 degree Celsius पे है। Calculate the temperature at the two junction points. यहाँ पे temperature T1 निकालना और temperature T2 निकालना है।
Assuming negligible loss of heat through the curved surface of the rod, what will be the equivalent thermal conductivity of the combination? Equivalent thermal conductivity भी निकालना है. तो अब so 3 cylindrical rods A, B and C of equal lengths. इसका भी length L, इसका भी length L, इसका भी length L. ठीक है. And equal diameters. तो तीनों का एरिया भी सेम है. ठीक है. So अब जो हीट करंट इसमें होगा, पहले वाले में 100 minus T1 2K into A divided by L. ठीक है. उसी तरह K into A T1 minus T2 by L is equal to 0.5 K into A T2 minus 0 upon L. ठीक है. L कैंसिल हो गया सब में, A और K भी कैंसिल हो गया. (200 minus 2T1 is equal to T1 minus T2 is equal to 0.5 T2. ठीक है. अब इससे दो इक्वेशन बनेगा. पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं. तो पहले अगर इनको सॉल्व करते हैं, 200 minus 2T1 is equal to T1 minus T2 और 3T1 minus T2 is equal to 200. पहला इक्वेशन. दूसरा इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 200 minus 2T1 is 0.5 T2. So this is 2T1 plus of 0.5 T2 is equal to 200. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, पूरे इक्वेशन को, तो हमारा आ जाएगा 4T1 plus T2 is equal to 400. 3T1 minus T2 is equal to 200. इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 7T1 is equal to 600. So this will give you T1 is equal to 600 by 7. So this is 85.7 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. और सिमिलरली अब अगर हमें T2 निकालना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में. T2 is equal to 400 minus 4 times 85.7. So this is 400 minus 4 times 85.7. 400 minus 4 into 85.7. So this is 57.2 degree Celsius. T1 T2 पता चल गया हम लोगों को. What will be the equivalent thermal conductivity अब हम लोग को निकालना है. तो equivalent thermal conductivity किसी में भी the same current is equal to equivalent thermal conductivity मान लो K है, K dash है, K dash A upon 3L, right, is equal to, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पहले वाले में ही कर लेते हैं, 2KA 100 माइनस T1 कितना हो गया 85.7 अपॉन L. अब देखो L L कट गया, A कट गया,
अब ये k डैश का वैल्यू निकालना है. k डैश विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 6k हो गया इंटू 100 माइनस 85.7 14.3 आ रहा है. So this will be k dash is equal to 14.3 into 6, 85.8k. क्लियर है बच्चों? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है, three rods made of the same material are having the same cross section. Three rods made of same material are having the same cross section, have been joined as shown in the figure. Each rod is of the same length. तो length L है, cross sectional area है, length L cross sectional area है, length L cross sectional area है. The left and the right ends are kept at 0 degree and 90 degree. ये 0 degree पे है, ये 90 degree पे है, ये भी 90 degree पे है. The temperature of the junction of the three rods, यहाँ पे temperature निकालना है. इसमें जितना current flow कर रहा है H1, यहाँ पे जो करंट होगा मान लो H2 है और ये H3 है, तो हम लोग को पता है H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3. भाई जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो दो पार्ट में बढ़ जा रहा है, H2 और H3 में. आ रहा है समझ में? जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं सेम चीज यहाँ कर रहे हैं. ये स्टेटमेंट आ गया समझ? H1 इज इक्वल टू H2 प्लस H3 कैसे Yes. लिखा हमने. अब Yes. हम लोग यहाँ पे मान लो 0 डिग्री और यहाँ पे टेम्परेचर T मान रहे हैं, तो उल्टा मैंने कर लिया. 90 से इधर हायर टू लोअर फ्लो करेगा, तो ऐसे फ्लो करेगा. ठीक है, तो ये देखो H2 प्लस H3 मिला के ये H1 हो. इन दोनों को मिला के ये दोनों करंट ऐड होके ये करंट बनाएगा. राइट. सो अब H1 क्या है? T माइनस 0 के ए, मतलब इसका कंडक्टिविटी सेम मटेरियल का है, कंडक्टिविटी सेम होगा के ए बाय एल इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू के ए बाय एल. के ए बाय एल 90 माइनस टी प्लस ऑफ के ए बाय एल अगेन 90 माइनस टी. के एल बाय एल ये और ये कैंसिल हो गया. सो टी इज इक्वल टू 90 माइनस टी प्लस 90 माइनस टी. टी इज इक्वल टू 180 माइनस 2t. अब ये माइनस 2t को इधर लेके आएंगे, 3t इज इक्वल टू 180 और t इज इक्वल टू 180 by 3, that is 60. ठीक है. So temperature of the junction will be 60.
आगे समझ में बच्चों? Yes, sir. नाउ सिमिलर क्वेश्चंस है ना, उसको करते हैं. अब आते हैं कन्वेक्शन पे. ठीक है. द process in which heat is transferred from hot to cold end by actual migration of molecules or atoms of medium is called convection. तो ये हम लोगों ने देखा था कंडक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेशन ट्रांसफर होता है. यहाँ पे जो हीटेड मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल खुद मूव करके दूसरे एंड पे जाएगा और दूसरे एंड को भी हीट अप करेगा. So process in which heat is transferred from hot to cold end by actual migration of molecules or atoms of medium is called convection. Convection of heat is the process of transfer of heat through material medium in which the material of the medium carry thermal energy by moving from the high temperature region to a low temperature region. Now mechanism of convection. So to describe convection process, let us consider one example in which water kept in a beaker is heated. So when the beaker containing water is placed on a burner, the water at the bottom just above the flame is the first to receive heat. As a result of which it expands, and its density decreases. So this water thus becomes lighter and moves upward and is replaced by the heavier water situated above and around it. So this water is in turn heated, it expands, its density decreases, and it moves upward. This cycle goes on repeating so long as the water is being heated. The heating of water is due to convection process. This circulatory movement of water is called convection current. So transfer of heat due to convection process takes place in liquids and gases. Okay. So you can see that transfer of heat takes place from liquid to gases. So liquid and gases में ये जो heating by convection है ये होता है. तो पहले जो heat up होगा ये वाला जो bottom में जो portion है वहाँ से molecules will go up and the cooler molecules, the molecules which is in the cooler part will come down, and this keeps on repeating, and hence the whole of this is being heated up, whole of the fluid is being heated up. Natural convection. So if the material moves due to difference in density and presence of gravity, right? The process of heat transfer is called natural or free convection. So natural convection arises due to unequal heating of fluid and gravity. So here the more heated and less dense parts of the fluid rise and are replaced by the cooler parts. So natural convection is responsible for the origin of different types of winds in the atmosphere. So forced convection. So if the heated material is forced to move by an agency like a pump or a blower, the process of heat transfer is called forced convection. Air conditioning, central heating systems, and heating of liquid by brisk stirring are examples of forced convection. Okay. Now, convection current. During the convection process, some material of liquid or gas move towards the source of heat. So when they reach to the source of heat, they receive thermal energy and then move away from the source of heat. The motion of the particles of the liquid results in liquid flow, which is called convection current. Convection के बाद radiation है. So thermal radiation. Thermal radiation is the process of transfer of heat in the form of electromagnetic wave for which
material medium is not necessary. As electromagnetic waves travel with the velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second, radiation is the fastest process of heat transfer. The wavelength of heat waves is much greater than the wavelength of the light waves. Heat energy transmitted either in the presence of medium or absence of, so heat energy transmits either in the presence of medium or in the absence of medium. So medium is not required here. And thermal radiation exhibit all the properties of light like reflection, refraction, etc. Thermal radiation do not affect medium through which they pass. Now, definitions related to radiation. So when radiation falls on the surface of a body, a part of it is reflected. Some gets absorbed and the remaining gets transmitted. Right. So let Q is the total energy incident on a body in a given time. QR is energy reflected, QA is energy absorbed, and QT is energy transmitted. Okay. So Q is equal to QR plus QA plus QT, right? So जो energy radiated plus energy absorbed plus energy transmitted is equal to total energy incident on a body in a given time. Now reflectance, the ratio of the amount of energy reflected to the amount of energy incident is called reflectance power. So reflectance power क्या है? It is denoted by R. So reflected energy divided by total energy is called reflectance power. So ratio of amount of energy reflected to the amount of energy incident is called reflectance power. Second is transmittance. So ratio of amount of energy transmitted to the total amount of energy incident is called transmittance. It is denoted by small t. So transmittance is amount of energy transmitted by total energy. Absorptance, the ratio of amount of heat energy absorbed to the total amount of energy incident is called absorption power. It is denoted by A. So A is amount of energy absorbed by total energy incident. Now, first one is R plus T plus A is equal to 1. तो सबको अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग को 1 मिल जाएगा. जो now in this, reflectance is less than equal to 1, transmittance is also less than equal to 1, and absorptance is also less than equal to 1. The value of reflectance, transmittance, and absorptance depends on the surface of material and wavelength of radiation. If A is equal to 0, if absorptance is 0, transmittance is 0, then R will be equal to 1. Such a surface is a total perfect reflector. Similarly, जब R 0 है, T 0 है, A 1 है, such a surface is called total absorber and it is a black body. And when R and A both are 0 and T is 1, the surface is then perfectly transparent and the substance is called diatherminous. Now emissive power, so it is the amount of radiation energy emitted per second from a unit area of the radiating surface. If Q is the energy emitted in time t by a body of surface area A, then emissive power is given by E is equal to Q upon AT. The SI unit of emissive power is joules per second or Weber per meter square. So joules per second per meter square or watt per meter square, I'm sorry. So SI unit of emissive power is this. Or so emissive power यहाँ पे amount of radiation energy emitted per second from a unit area of radiating surface. So Q is the energy emitted in time t by a body of surface area A.
Then emissive power is given by Q divided by AT. ठीक है? So dimension of emissive power is given by m1 L0 T minus 3 हो गया. Emissive power is in differential form is 1 by A dq by dt. ये जो q by t है इसको dq by dt से replace कर दे रहे हैं. ये power emitted हो गया. So emissive power is P upon A, right? So emission by body is independent of energy incident unit. स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अब हम लोग E लैम्डा. सो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर सब इतना ज्यादा जरूरी नहीं है. So spectral emissive power E lambda जो है, it is defined as the particular, it is defined at particular wavelength. It is the amount of radiant energy of wavelength lambda emitted per second per unit area in a unit wavelength range around lambda. If dE is the emissive power between the wavelength range lambda and lambda plus d lambda, then E lambda is d lambda by d lambda. So the unit of spectral emissive power is watt per meter cube. The total emissive power E and spectral emissive power E lambda are related by the relation E is equal to E lambda d lambda 0 to infinity. Now spectral absorptive power, जो spectral absorptive power है वो A lambda हो गया. So ratio of amount of energy absorbed by the surface at a particular wavelength in a unit spectral width to the amount of energy incident over it at the same wavelength in unit spectral width is called spectral absorptive power. खैर ये सब इतना ज़्यादा important नहीं है, emissive power तक नहीं ज़्यादा डिटेल में करना है. अब इसके बाद perfectly black body ही करते हैं, ये उतना important नहीं है. ठीक है. So perfectly black body क्या है? Body which absorbs all the radiation falling on it is called perfectly black body. The absorptance of a perfectly black body is unity. Reflectance 0 है और transmittance भी 0 है. The black body emits radiation of all possible wavelength from 0 to infinity. Okay. The emission spectrum of a black body is perfect continuous. The perfect black body is only an ideal conception. So perfect black body is only an ideal conception. The body which completely absorbs the radiation of all wavelengths incident on it and there is no reflection and transmission is called a perfectly black body. Black body emits radiation of all wavelengths on heating and it is a good emitter. The nature of radiation emitted by a black body depends only on the temperature. It does not depend on its nature, size, mass, etc. Sun is treated as black body emitting radiation. An ideal black body need not be of black color. अभी स्टीफेंस लॉ हम लोग उधर भी करे थे. So according to this law, the amount of energy radiated by a body per unit area per second, that is emissive power, is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. So agar E is the amount of energy radiated per unit area per second, T is the absolute temperature, so E is proportional to T raised to the power 4, or E is equal to sigma into T raised to the power 4. Sigma is known as Stephen's constant, whose value is given by 5.67 into 10 to the power minus 8. If the body is not perfectly black body, so E is equal to epsilon sigma T4. Epsilon is emissivity of the body. Emissivity अगर 1 नहीं है, अगर perfectly black body नहीं है, तो एमिसिविटी जो है आपका 1 नहीं होगा. उस केस में एप्सिलॉन सिग्मा T4 होगा. पावर एमिटेड इज गिवन बाय E into A, दैट इज सो उस केस में एमिसिविटी जो हमारा होता है इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इज amount of energy radiated into area will give you the power emitted. So where A is the area of body and power emitted will be this.
पावर इज इक्वल टू ई इंटू ए हो जाएगा. तो ई चाहे आप ऐसे निकालो और परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो ई यहाँ से हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करें. Now cooling by radiation. So Newton's law of cooling basically जो हम लोग करते हैं. So cooling by radiation, consider a body at temperature T placed in surroundings having temperature T naught. The body emits radiation as well as absorbs radiation falling on it from surroundings. T is the temperature of the body in Kelvin. T0 is temperature of surrounding in Kelvin. A is surface area of the body. dQ is heat loss in time dt. Now, amount of energy radiated by the body per second is epsilon sigma T raised to the power 4 into A. And amount of energy absorbed per second is epsilon sigma T naught raised to the power 4 into A. Now, net rate of loss of energy is amount of energy radiated minus an amount of energy absorbed. So epsilon sigma A T4 minus T naught 4. So this is the net rate of loss of energy. So if M is the mass of the body and S is specific heat capacity, the rate of loss of heat at temperature T dQ by dt is ms dt divided by dt. Now negative sign implies that temperature is decreasing. दोनों को equate कर देंगे. अब first वाले equation और second वाले को equate करेंगे तो ms minus dt by dt is epsilon sigma a t4 minus t naught 4. ये स्टीफेंस लॉ से आया और ये हम लोग को पता है जो ms dt होता है जो q dq के बराबर. तो dq by dt था. dq को हम लोग ms dt से रिप्लेस कर लिए और dt से डिवाइड किया टाइम्स. So अब minus dt by dt is basically यहाँ पे sigma epsilon sigma a divided by ms t4 minus t naught 4. So minus dt by dt is called rate of cooling. So hence rate of cooling depends on पहला nature of radiating surface, area of radiating surface, mass of radiating surface, specific heat of radiating surface, temperature of radiating body and temperature of the surrounding. तो ये temperature of the surrounding, temperature of radiating surface, area, ठीक है, mass, specific heat capacity और nature of radiating surface ये होगा. Now a solid copper sphere cools at the rate of 2.8 degree per minute. So when its temperature is 127 degrees Celsius, find the rate at which another solid copper sphere of twice the radius lose its temperature at 327 degrees Celsius if in both the cases the room temperature is maintained at 27 degrees Celsius. ठीक है. So heat lost per second is equal to m into s into dt divided by dt. Now heat lost by first sphere is equal to mass के लिए इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो इंटू एस इंटू 2.8. rate at which it is cooling is 2.8 degrees Celsius per minute. So dt upon dt को हम लोग 2.8 लिख सकते हैं. ठीक है. Also by Stephen's law we have sigma a
t raised to the power 4 minus t naught raised to the power 4, which is equal to, अब हम लोग क्या है कि ये जो है हीट लॉस्ट इस तरह से, अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं हमारे पास, तो सिग्मा इंटू ए दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू T4 माइनस टी नॉट 4, मतलब 400 रेज टू द पावर 4, 273 प्लस 127 कर लिया, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, सो दिस इज 300 raised to the power 4 is equal to 4 by 3 pi r cube into rho into s into 2.8. फोर पाई आर स्क्वायर 4 pi r square r बचा, so this is sigma into 400 raised to the power 4, 300 raised to the power 4 is equal to 2.8 upon 3 by r rho s. पहला सेकेंड स्फीयर के लिए सेम चीज अगर हम लोग लिखेंगे, सेकेंड स्फीयर बेसिकली 327 डिग्री सेल्सियस पे है, ट्वाइस द रेडियस है, ठीक है। सो सेम चीज अगर हम लोग लिखते हैं 4 by 3 pi into 2r cube rho s dt upon dt, हम लोग को निकालना है ये dt by dt is equal to sigma into 4 pi 2r square 327 डिग्री मतलब 600 केल्विन, 600 raised to the power 4 minus 300 raised to the power 4 pi 2r cube का 2r बचा, 4 pi 2r square, so this will be equal to sigma into 600 4 minus 300 raised to the power 4 is equal to 2r rho s 2r rho s divided by 3 dt by dt. अब इन दोनों को सॉल्व करना है बेसिकली, देखो हम लोग को आर रो एस बाय सिग्मा का वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से, फर्स्ट वाले में से, तो हमारे पास क्या निकलेगा, आर रो एस अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 3 इंटू 404 माइनस 300 रेज टू द पावर 4। इसको हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं आर रो एस बाय सिग्मा का, तो दिस इज 3 इंटू 600 रेज टू द पावर 4 माइनस 300 raised to the power 4 is equal to r rho s by sigma कर रहे हैं, this is 2 by 3 into 3 400 raised to the power 4 minus 300 raised to the power 4 dt by small dt, 3 और 3 कैंसिल हो गया, थ्री बाई टू 600 raised to the power 4 minus 300 raised to the power 4
400 raised to the power 4 minus 300 raised to the power 4 into dt by dt. is equal to dt by dt. अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, तो 100 रेज़ टू द पावर 4 तो नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में कट जाएगा, तो dt अपॉन dt is 3 by 2, 6 to the power 4 minus 3 to the power 4, 4 raised to the power 4 minus 3 raised to the power 4. So this is equal to 215. Three into 1215 divided by so this is 0.985. गड़बड़ लग रहा है मुझे, एक मिनट. 3 into 1215 divided by 2 into 175. 10.4. This is 10.414. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, यहीं पे रुकेंगे. थोड़ा सा न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग रह गया है, वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा. और या मतलब हो ही गया है, उसमें जो थ्योरी पढ़ा है हमने उसी पे बेस्ड है, उसमें और कुछ करना नहीं है. हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से कल की क्लास में स्टार्ट कर सकते हैं क्लास. ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो फिर, है ना. बाय एंड टेक केयर एवरीवन.